हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग राजनीतिक सहभागिता को पढ़ेंगे, जानेंगे राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसके परिभाषा को जानेंगे और फिर इसके सिद्धांत, कारक और जितने भी इसमें आएगा सारी बातों को आज जानते हैं। तो राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में विशेष महत्व रखता है। इसका अर्थ है कि जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में सारे स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता हम लोग कहते हैं। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। यानी कि राजनीतिक सहभागिता हो या फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता जो है स्वयं शासन करती है। ये जो है स्विट्जरलैंड में जो है प्रक्रिया है। यहाँ पर जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार है। वहाँ की जनता जनमत संग्रह के द्वारा जन सहमति से देश के कानूनों में भी परिवर्तन कर सकती है। ऐसे अधिकार जब जनता के पास हो तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुने हुए प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की अनदेखी नहीं कर सकती है। तो ये जो है राजनीतिक सहभागिता है। अब किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था क्यों न हो, यथार्थ में राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों में ही केंद्रित होती है। सत्ताधारी जो है, जिस राजनीतिक समाज में राजनीतिक शक्ति संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति जनसाधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निरंतर जो है प्रयास जो है या प्रेरित करते रहता है, ऐसी भागीदारी को सकारात्मक मानते हैं। वहाँ पर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास होता है जो निरंतर जो है जारी रहता है। किसी भी व्यवस्था में सबल तभी बनाया जा सकता है या किसी भी व्यवस्था को उसे जो है मजबूत तभी बनाया जाता है जब उसमें जनता की भागीदारी हो। और जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है या शासकीय वर्ग उसके सक्रिय भूमिका अदा करने के मार्ग में रोड़ा डालते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था के शीघ्र ही विघटन की ओर जो है होने लगता है। अब जो है राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है, इसे जानते हैं। तो राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया था। इसकी अवधारणा जो है प्रारंभिक संदर्भ में रूसो तथा गणतंत्रवादियों के लेखों में प्राप्त होती है। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है। राजनीतिक सहभागिता एक व्यवस्था में जो है राजनीतिक विकास को त्वरित करती है। यह व्यवस्था को आधुनिक व उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके जो है कई परिभाषा कई विद्वानों ने दिया है और यह उन ऐच्छिक या स्वैच्छिक कहिए क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिनमें नागरिक या जनता स्वयं जो है भाग लेती है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जन नीतियों के निर्माण में भाग लेती है। इसे ही जो है राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। इस संबंध में मैक्लोस्की ने कहा है कि इनकी मान्यता है कि राजनीतिक सहभागिता केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में यह सभी व्यवस्थाओं में जो है विद्यमान रहती है। यानी कि थोड़ा थोड़ा रूप में जो है, अगर नहीं ज़्यादा हो तो कम मात्रा में ही हर जगह जो है सारी व्यवस्थाओं में ये जो है विद्यमान रहती है। वे यह भी मानते हैं
कि आधुनिक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी मात्रा का अधिक पाया जाना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक सहभागिता विकासशील एवं अन्य व्यवस्थाओं में भी पाई जा सकती है। यह मात्रात्मक होने के स्थान पर गुणात्मक जो है हो सकती है। अब जो है राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप क्या है, इसे हम लोग जानते हैं। सिद्धांत रूप में राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप पाए जाते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है विकासपरक और दूसरा है लोकतांत्रिक। पिछले कुछ वर्षों में 60-65 वर्षों में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का त्वरित प्रसार लोकतांत्रिक नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होने का महत्व देखने को मिलता है। विश्व में 1940 और 50वीं शताब्दी में चुनावी सहभागिता पर केंद्रित अब यह भागीदारी जो है राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रक्रिया को प्रभावित करती नजर आती है। वोट देने व दिलाने वाले, चंदा देने, याचिका प्रस्तुत करने, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने, रैली निकालने, किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन व जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक सहभागिता के औजार हैं। तो इसे जो है हम लोग ये जो है कह सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि उदारवादियों में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन राजनीतिक सहभागिता में अप्रत्याशित वृद्धि भी हुई है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता की ओर जो है मुखर किया है और विकसित समाज के हर सामाजिक पहलू से राजनीतिक सहभागिता का गहरा जुड़ाव भी होता है। वास्तव में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का प्रारंभ ही इस बात में निहित है कि लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों ही अविभाज्य है। इस संबंध में पेरी ने लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से ही संबंधित होती है। तो इसीलिए काश और मार्क्स ने भी लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित होती है। अब आइए जानते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप क्या होता है। राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसे व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि यहाँ लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूलतः लोकतंत्रीय प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल दिया जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता के अनेक मापदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अंतर्गत मतदान में भाग लेने नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को ही राजनीतिक सहभागिता का सूचक मान लिया जाता है। अब जो है इसके जो है इस प्रक्रिया के कई जो है तरीके हैं, जिसमें कि पहला है सामुदायिक गतिविधि। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे कि स्वच्छता है, सुरक्षा है आदि की व्यवस्था के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामलों को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से संपर्क करता है या जब कोई नागरिक जलसे, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरने या बहिष्कार की गतिविधि में हिस्सा लेता है, तो इस कार्यवाही को भी राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति जो है मान लिया जाता है, यानी राजनीतिक सहभागिता इसे भी कहा जाता है। नागरिक सहभागिता की मुख्य कसौटी यह है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति में और निर्णयों को कहां तक प्रभावित करता है, इस बारे में बताता है। इसका जो दूसरी प्रक्रिया है कि सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया,
यानी कि जो सरकार है और जो नागरिक है, दोनों के बीच में जो सक्रिय क्रियाकलाप है यानी कि जो व्यवहार है, इसे जो है बताया है कि यह दो तरफा गतिविधि है। दो तरफा मीन्स हो गया एक सरकार और एक नागरिक। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं, राज्य या सरकार भी पहल कर सकती है, तो जिसे हम नियम अनुसार जो है समझ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण क्या है। प्रमुख अभिकरण में सबसे पहला है दबाव समूह। इसके अंतर्गत उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के ऐसे समूह जो किसी समान हित की वृद्धि के उद्देश्य से संगठित होते हैं, अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर लोक मत का समर्थन जुटाने का काम करता है। अपने दृष्टिकोण के लोगों के सामने रखकर समर्थन तो जुटाने का तो प्रयास करता ही है, साथ ही अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाकर ऐसी नीतियां बनवाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हित के अनुरूप हो। यह प्रक्रिया पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। विकासशील देशों में दबाव समूहों ने अनेक बार ऐसे असंवैधानिक तौर तरीकों का भी सहारा लिया है, जिससे सार्वजनिक जीवन की शुचिता जो है नष्ट हुआ है। इसका जो दूसरा तत्व है आरंभिक यानी प्रस्ताव तैयार करना। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था या प्रथा की स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर भी लिया जाता है और यह प्रणाली जो है स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। भारत में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की भी छूट है। इसके साथ ही जन समर्थन से या हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिक जो है सीधे सरकार के नए प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा है प्रतिनिधि वापस बुलाना यानी प्रत्याह्वान, यानी कि प्रतिनिधि को आह्वान करता है वापस बुलाने का, जिसे कि प्रत्याह्वान कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था या प्रथा के मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटाने के लिए विवश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होता है। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में है, लेकिन भारतवर्ष में अनेक नागरिक संगठनों द्वारा पिछले अनेक वर्षों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की मांग को लेकर भी इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, जिसमें अनेक मांगों के साथ यह मांग भी शामिल होता है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, उसे एक सुनिश्चित प्रक्रिया द्वारा वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित कर सक्षम स्तर तक पहुंचाया जाए। ये जो है प्रतिनिधि वापस बुलाने का तरीका है। अगला है जन सुनवाई। जन सुनवाई यह प्रक्रिया वह है कि जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधि जो है और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्याएं जानने का प्रयत्न करते हैं। ये विचार संबद्ध अधिकारी वर्ग के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है और हमारे देश में अब यह व्यवस्था लगभग संस्थाबद्ध हो चुकी है, जिसे प्रशासन गांव शहर के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला है सलाहकार परिषद। इसके अंतर्गत आजकल सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना लेती है, यानी प्रबुद्ध लोगों का, विद्वानों का जो है एक संगठन बना लेती है, जिसे सलाहकार परिषद का नाम दिया जाता है। ये जो है ब्रिटेन की केंद्रीय आवास सलाहकार समिति
तथा केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद इसके उपयुक्त उदाहरण है। वहाँ जो है ये सब प्रचलित है, इसीलिए जो है इसे सलाहकार परिषद कहा गया है। अगला है परिप्रेक्षा। इसका मतलब होता है कि किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान, किसी भी प्रश्न पर निर्णय के लिए मतदान किया जाता है। तो राजनीतिक सहभागिता का एक स्वरूप यह भी है कि इसके अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर, जैसे कि किसी नए कानून, संविधान या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जनसाधारण से जो है मतदान कराया जाता है। जैसे अभी हाल ही में ब्रिटेन में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए मतदान करवाकर निर्णय लिया गया, जिसमें ब्रिटेन की जनता ने जो है सदस्य बने रहने से इनकार कर दिया। ये जिसे कि ब्रेग्जिट कहा जाता है। ब्रेग्जिट है कि ब्रिटेन जो है एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। तो इसमें जो है 52% जो है मतदाता उससे जो है निकलने के लिए मतदान किया था और 48% जनता जो है नहीं निकलने का निर्णय लिया था। और इसी के आधार पर जो है अभी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन बना है, इसी के आधार पर, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था कि जब मैं जो है वहाँ पे ये नहीं, ये तो अमेरिका के है, ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं, ये जो है घोषणा किया था कि अगर मैं जीतूँगा तो मैं यूरोपियन यूनियन से जो है एग्जिट हो जाऊँगा, और इसे जो है ब्रेग्जिट नाम से जो है जाना जाता है। आगे है सविनय अवज्ञा। यह कार्यवाही जिसमें किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर और खुले तौर पर तोड़ा जाता है या किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है, ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। तो हमारे देश में जो है आए दिन जन विरोध दर्ज कराने हेतु सक्रिय रूप से नागरिकों द्वारा ऐसी गतिविधियां जो है होते रहता है। अगला है राजनीतिक प्रतिहिंसा। इसमें जो है विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप, जिसमें कि बमबारी होता है, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाने या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कार्यवाही की जाती है। ऐसी कार्यवाही लोकतंत्र का सरासर जो है उल्लंघन किया जाता है, जो कि प्रचलित है। अब आइए जानते हैं कि राजनीतिक सहभागिता के कुछ पक्ष में जो है तर्क भी दिया जाता है। तो क्या तर्क दिया गया है, इसे जो है हम जानते हैं। इसमें है कि राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है या उन्हें बढ़ावा देती है। दूसरा है कि सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को बढ़ावा देती है। तीसरा है कि राजनीतिक सहभागिता जो है सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता जो है बनाए रखती है। अब आइए जानते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का जो है कारक को, कितने कारक हैं, प्रमुख कारक है, जिसे कि हम जो है जानते हैं क्या क्या कारक है। राजनीतिक सहभागिता के बारे में जो कहा जाता है कि कई कारक है, जिसमें कि पहला है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में जो है राजनीतिक सहभागिता स्वाभाविक लक्षण नहीं है, बल्कि राजनीतिक सहभागिता का परिणाम है। इसमें शिक्षा, व्यवसाय, आयु जो है, लिंग, व्यक्तियों की आय, निवास स्थान, गतिशीलता, धर्म, इन सब प्रजाति पर जो है सामूहिक प्रभाव जैसे अनेक सामाजिक कारक सहायक होते हैं। दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक कारक है। इसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति अकेले नहीं रहता है तो वह एक सामाजिक प्रेरणा होता है, प्राणी होता है, वह एक सामाजिक प्राणी होता है। यदि व्यक्ति अकेले नहीं रहता है, क्योंकि इस संबंध में अरस्तु ने भी कहा है कि जो व्यक्ति समाज या परिवार में नहीं रहता है वो या तो पशु है या देवता है। वही बात जो है यहाँ कहा गया है। इसलिए व्यक्ति की अकेले ना रहकर अन्य लोगों से सहयोग करने की स्थिति राजनीतिक सहभागिता को प्रेरित करती है, और एक जिज्ञासु प्राणी होने के कारण व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता द्वारा राजनीतिक पर्यावरण को समझने का भी प्रयास करता है। तीसरा जो है राजनीतिक कारक है सामाजिक एवं वैज्ञानिक
जो है या मनोवैज्ञानिक कारकों के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक कारक भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं। और अगर राजनीतिक संचार के माध्यम नहीं है या अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा रहा है या सरकारी संस्थाएं जटिल व कठोर नियमों से जकड़े हुए हैं तो राजनीतिक सहभागिता की जो संभावना है वो कम हो जाती है। स्वतंत्र गतिविधियां, राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्र माध्यमों की उपलब्धता, राजनीतिक जागरूकता या राजनीतिक प्रभाविता भावना भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। इसकी जो चौथी है ये है आर्थिक कारक। इसमें क्या है कि राजनीतिक सहभागिता की आर्थिक व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेते हैं, तथापि यह भी एक कारक हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो विद्वान हैं इसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि राजनीतिक सहभागिता पहले से धनवान लोगों में जो है अधिक पाई जाती है। तो राजनीतिक सहभागिता आज समाप्त होती है। राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत जितने प्रकार का इसमें प्रक्रिया आता है सारी बातों को जो है हम लोग जाने